गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा नाइट्रोजन फैमिली का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट फैमिली, दैट इज़ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में ये जो ऑक्सीजन फैमिली हमारी ऑक्सीजन परिवार के जो सदस्य हैं, इनका सबसे पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद इसमें आता है सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आता है इसमें सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आता है इसमें टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के बाद आता है पोलोनियम, और इसके बाद इसमें एक ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होता है यूपी करके, यहाँ पर यूएच करके। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सल्फ़र का होता है 16, इसमें 18 ऐड करेंगे 34 सेलेनियम का होता है, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे तो टेल्यूरियम का होता है 52, एंड देन उसके बाद इसमें 32 ऐड करेंगे तो पोलोनियम का होता है 80। ये इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, और लास्ट में इसका होता है 116। ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल में 16th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद 17th ग्रुप आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में हेलोजेंस का होता है, और फिर 18th ग्रुप जो होता है वो नोबल गैसेस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसमें से हमको मेनली जिनके बारे में पढ़ना है वो ऑक्सीजन और सल्फ़र की, ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सल्फ़र की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इनके केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की देते हैं, क्या भौतिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, क्या इनके यूज़ हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं उनके क्या यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन सब के अक्रेंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। यानी कि अर्थ में 40 से 45% कंटेंट जो है वो किसका है, केवल ऑक्सीजन का। 118 एलिमेंट हैं, इसमें से 40% जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद 26% जो होती है वो सिलिकॉन प्रेजेंट होती है, जो कि कार्बन फैमिली का मेंबर है, लास्ट ईयर 11th क्लास में था। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ये हमारे अर्थ में पाए जाने वाला सबसे एब्यूडेंट एलिमेंट है। क्यों भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के रूप में प्रेजेंट है, वाटर में ये H2O के फॉर्म में और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और हमारे जो सॉलिड अर्थ क्रस्ट है उसमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सब में ऑक्सीजन यहाँ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और इस तरह से ये पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व बन जाता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें हम अगर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप ऑक्सीजन का करते हैं, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p4। तो बातम कोश में यहाँ पर 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं टोटल। सल्फर का कर लीजिए 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सल्फर में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं इन सब में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और पी सब शेल में अगर इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे आप पी सब शेल का, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ns2 np4 में एंटर करेगा। इस तरह से देखिए 1 2 3 4, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो np4 में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक तत्वों की श्रेणी में यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उनकी कैटेगरी में रखा जाता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर हमें और क्या क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि बातम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से इस फैमिली की जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है। वैलेंसी 2 या संयोजकता 2 होने का मतलब यहाँ पे यह है कि बातम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर हम अक्रेंस यानी कि प्राप्ति की बात करें, तो जो पोलोनियम है वो होती है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। इसके अलावा इसमें आते हैं सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये जो होते हैं ये दुर्बल तत्व बोले जाते हैं, यानी कि रेयर मेटल्स हैं, रेयर एलिमेंट्स हैं, ये आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट होते हैं। और पोलोनियम तो जैसा कि बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी बचे हमारे ऑक्सीजन और सल्फर, ये हमारे अर्थ में या हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद बात करें इनके फिजिकल स्टेट की, यानी कि भौतिक अवस्था की, तो ऑक्सीजन जो होती है वो गैस है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस रूप में पाई जाती है। बाकी जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ठोस रूप में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में
प्रेजेंट होते हैं। जैसे सल्फर जो है S8 ये एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन, इनकी एटॉमिसिटी की, इनकी परमाणुकता की बात करें तो ऑक्सीजन जो होती है वो डाई एटॉमिक है, माने कि दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक डायटॉमिक गैस होती है, यानी कि द्विपरमाणुविक है। जबकि जो सल्फर है वो जो होता है उसमें एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं। जबकि आपके सेलेनियम एंड टेलुरियम में भी 8 एटम्स की एक सिकुड़ी हुई रिंग, एक कंजेस्टेड, जिसे पकड़ रिंग कहा जाता है, पकड़ रिंग पाई जाती है। सिकुड़ क्यों जाती है? क्योंकि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने की वजह से जो इनकी ज्योमेट्री होती है वो पकड़ रिंग के जैसी होती है या सिकुड़ी हुई होती है। एंड सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन तीनों में से सल्फर की 8 एटम्स की रिंग में रहने की जो कैपेसिटी होती है वो बाकी दोनों से सबसे ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजन तो जैसा कि हमने बताया कि वो क्या है, वो एक डायटॉमिक है, वो तो हमेशा O2 ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी द्विपरमाणुविक होता है। और पोलोनियम हमें पता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी परमाणुविकता की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी और इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो गैस रूप में होती है, और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस रूप में हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक एवं क्वथनांक। तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, तो यहाँ तक ऑक्सीजन से टेलुरियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक एवं क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी कि वो बढ़ते जाते हैं। ऑक्सीजन क्योंकि वो तो गैस है भाई, कारण क्या है? आप कारण भी तो देखिए, ऑक्सीजन जो है गैस रूप में पाई जा रही है, इस वजह से उसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। जबकि सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी सॉलिड स्टेट बढ़ रही, ठोस अवस्था बढ़ रही है, और इसी कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमें पढ़ना है यहाँ पर वैलेंसी। तो वैलेंसी अभी मैंने आपको बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, जितने भी मेंबर होते हैं, सबके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इस वजह से इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इनकी संयोजकता 2 होती है, और ये बाइवेलेंट रूप में, बाइवेलेंट का मतलब होता है द्विसंयोजी ऋण आयन बनकर के ये उपस्थित रहते हैं। ऋण आयन क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये इनकी टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये जो है O2- के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी O2- के फॉर्म में, ऑक्सीजन का एक एटम जो है O2- के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऐसे ही सल्फर का भी 2- होगा, सेलेनियम का भी 2- होगा। तो सारे के सारे क्या होते हैं, बाइवेलेंट होते हैं नेचर में, और ये क्या बनाते हैं, ये एनायन बनाते हैं, ये ऋण आयन बनाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर सोडियम और सल्फर के बीच रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की 1, जब आप क्रॉस कराएंगे तो आके बनेगा फॉर्मूला Na2S, यानी कि सोडियम सल्फाइड। ऑक्साइड का फॉर्मूला भी क्या होगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं, इनका जो वैलेंसी होती है, इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इनमें भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो इन सबसे अधिक होती है। जबकि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, ये बहुत कम होती है, जिसके कारण ये सिर्फ और सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ ही आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि जो हमारे प्रबल विद्युत तत्व होंगे, जैसे सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, इनके साथ ही मिलकर के ये आयनिक कंपाउंड्स क्या कर पाएंगे, फॉर्म कर पाएंगे। नॉर्मल कंडीशंस में ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। रीज़न, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है, वो बहुत कम होता है। इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इसमें डी ब्लॉक जो होती है वो एब्सेंट होती है। बाकी सब में ये जो डी ब्लॉक है वो प्रेजेंट रहती है।
और इसके प्रेजेंट रहने के कारण ये तीनों के तीनों एलिमेंट 4 से लेकर के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो इनमें बाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, जो रिक्त डी कक्षक होगा, उसमें जंप कर सकते हैं और इस कारण से ये +4 से लेकर के +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जबकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये सारे के सारे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। क्यों? सारे के सारे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, लेकिन -2 के साथ साथ ये तीनों +4 से लेकर के +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था ये +4 से +6 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन के केस में ध्यान रखेंगे कि जब ऑक्सीजन OF2 बनाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है, OF2 बनाता है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +2। बाकी सारी कंडीशन में -2 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और इस कारण से ऑक्सीजन उस कंडीशन में क्या बनाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये थे इनकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था तथा संयोजकता। ध्यान रखेंगे संयोजकता हमेशा कितनी रहेगी इनकी? 2, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी -2 होती है, लेकिन सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम जो है वो -2 के अलावा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण +4 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एक एक्सेप्शन है कि जब ऑक्सीजन OF2 बनाता है उस कंडीशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 ली जा सकती है, यानी कि +2 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एलोट्रॉपी यानी अपरूपता की। तो ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर जो हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 फॉर्म में पाया जाता है, O2 O3, ऑक्सीजन गैस के रूप में और ओजोन के रूप में। इसी तरह से सल्फर जो है, सल्फर के फॉर्म आते हैं, रोम्बिक फॉर्म आता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म आता है, प्लास्टिक फॉर्म होता है, एमॉर्फस रूप होता है, यानी कि एक्रिस्टलीय और कोलाइडल। तो सल्फर इस तरह से 4 से 5 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेलेनियम के 2 एलोट्रॉप होते हैं, 2 अपरूप होते हैं, एक धात्विक भूरा यानी कि मेटेलिक ब्राउन और एक होता है अधात्विक लाल यानी कि नॉन मेटेलिक रेड। जो सेलेनियम है हमारा वो मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर है। तो जब ये मेटेलिक फॉर्म में होगा, धात्विक रूप में होगा, तो ये ब्राउन कलर का दिखेगा आपका सेलेनियम, और जब ये नॉन मेटेलिक रूप में होगा, मेटल है तो ब्राउन कलर का, और जब नॉन मेटल होगा, धात्विक रूप में होगा, तो ये रेड कलर के एलोट्रॉप फॉर्म करता है। इसी तरह से टेलुरियम के 2 यहाँ पर एलोट्रॉप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस होता है, यानी कि एक क्रिस्टलीय रूप होता है, एक अक्रिस्टलीय रूप होता है। और पोलोनियम भी जो है ये 2 रूपों में होता है। इसके 2 रूपों के नाम अल्फा और बीटा नाम दिए गए हैं, और दोनों ही की दोनों क्या होती हैं? मेटल होते हैं। वैसे तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम हमारा, लेकिन इसके जो अल्फा बीटा फॉर्म होते हैं ये मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि धात्विक रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ऑक्सीजन से लेकर के सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और आपका पोलोनियम, ये सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अपरूपता के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हो गया यहाँ पर श्रृंखलन। तो ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स में ऑक्सीजन और सल्फर केवल यही 2 ऐसे तत्व होते हैं जिनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि श्रृंखलीकरण का जो गुण है वो उपस्थित होता है। इनमें से भी सल्फर में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि आपने देखा कि ऑक्सीजन तो सिर्फ O2 बनाता है, जबकि सल्फर क्या बना सकता है? S8 फॉर्म कर सकता है। और वैसे भी ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सिर्फ 35 होती है, जबकि सल्फर के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 54। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड से जुड़ सकता है, लेकिन सल्फर जब आपस में सल्फर से जुड़ता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। हाँ, अगर आपको सल्फर को डबल बॉन्ड से जोड़ना है तो आप कार्बन के साथ जोड़ सकते हो, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड आपने सुना होगा, या सेलेनियम के साथ आप जोड़ सकते हो कार्बन को,
ये अनस्टेबल होता है नेचर में, लेकिन ये जो है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो सल्फर जो है जब आपस में सल्फर के एटम से जुड़ेगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एकल बंध से जुड़ेगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल और डबल यानी कि एकल बंध व द्विबंध दोनों प्रकार के बंधों में आपस में जुड़ सकता है। लेकिन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की बात करें तो सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, यानी कि सल्फर में श्रृंखलन का या श्रृंखलीकरण का जो गुण होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। कारण कि ऑक्सीजन की जो बंध ऊर्जा होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 35 होती है, जबकि सल्फर के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 54 होती है। तो इसी के साथ इसकी जो कैटिनेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टी कैटिनेशन के साथ जो भौतिक गुण है हमारे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर के, वो खत्म होते हैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि ऑक्सीजन फैमिली के रासायनिक गुण। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात करें तो ऑक्सीजन का तो जो एटम है वो तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एलिमेंट विद्युत ऋणात्मक होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। और इसी कारण ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो क्रियाशीलता है, जो रिएक्टिविटी है तत्वों की, एलिमेंट्स की, वो घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पर जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो अक्रिय होता है, इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि हमारे कमरे के ताप में सामान्य ताप। रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे का टेम्परेचर क्या है, एसी चला लेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा भाई, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। रूम टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस पहले माना जाता था, उस सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में 25 डिग्री सेल्सियस माना आता था। फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हुआ तो रूम टेम्परेचर हमने कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा रूम टेम्परेचर है, कमरे का जो ताप है, उस पर जो ऑक्सीजन होती है वो इनर्ट मानी जाती है। कारण ये होता है रूम टेम्परेचर में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O डबल बॉन्ड O के फॉर्म में होता है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है। और इस कारण से ये जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा ये डबल बॉन्ड से वीक होता है। वैसे हमने क्या पढ़ा है? वैसे हमने पढ़ा है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्ड वीक होता है। एकल बंध दुर्बल होता है और द्विबंध जो है एकल बंध जो है प्रबल होता है और द्विबंध जो है वो दुर्बल होता है। लेकिन ऑक्सीजन एटम्स के केस में क्योंकि यहाँ पर इनकी डिमांड ही दो इलेक्ट्रॉनों की है और वो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने के बाद इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन के बीच बनने वाला जो डबल बॉन्ड है उसकी बंध ऊर्जा एकल बंध से ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी ये बॉन्ड एनर्जी होती है 17.3 किलो कैलोरी। लेकिन जब दहन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है यानी कि बर्निंग स्टार्ट होती है, कंबशन रिएक्शन होती है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो लिबरेट करता है, यानी कि जो अभिक्रिया है वो हो जाती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक बार अभिक्रिया शुरू, जब तक नहीं शुरू हो रही, लेकिन जैसे ही शुरू हुई तो ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को, कंबशन को सपोर्ट करता है और अभिक्रिया को तेज कर देता है। और इसी कारण से जो ऑक्सीजन है वो अपने बाकी तत्वों, अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तुलना में अधिक क्रियाशीलता शो करता है, यानी कि ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी प्रेजेंट करता है। और नॉन मेटल्स की बात करें, अधातुओं की बात करें, सारे जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो इसमें से फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और सेकंड नंबर पे नंबर किसका आता है? दूसरे स्थान में आता है हमारा ऑक्सीजन क्रियाशीलता के मामले में। तो केमिकल रिएक्टिविटी में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीजन फैमिली में जो क्रियाशीलता है वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो इस आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? ऑक्सीजन, उससे कम सल्फर, और बाकी जो सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम है वो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं या नाम मात्र। तो ये होती है इनकी रिएक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स विद कार्बन, यानी कि कार्बन के यौगिक। तो ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो कार्बन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। और कार्बन के साथ कंपाउंड क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर की वैलेंसी 2 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो आपको जो इसमें कंपाउंड मिलेंगे वो मिलेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसेलेनियम और टेलोरियम। तो इस तरह से कंपाउंड बनाता है। इनमें भी ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोसल्फाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। ये दोनों अनस्टेबल होंगे, अस्थायी होंगे, लेकिन नेचर में
ये क्या कर सकते हैं, कार्बन के साथ मिलकर के मोनो ऑक्साइड और मोनोसल्फाइड भी बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर जो होते हैं वो कार्बन के साथ मिलकर के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो कंप्लीट करनी है आपको, और केमिकल प्रॉपर्टी में बस ये दो आपको समझनी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होती है, आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।